अनुभव सिन्हा की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इस तमाम चर्चाओं के साथ जो सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है इस गीत के बोल लिखने वाले डॉक्टर सागर की। हम उनसे बात करेंगे इस कार्यक्रम में। और मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं को एंकर विनय कुमार जी। और सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर सागर जी का इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सागर जी, स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। और विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सागर, नई नई सफलता कैसी लग रही है आपको? आप तो स्टार बन गए आप। हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से इंतजार था कि कुछ अच्छा हो। मैं तो बहुत दिनों से लिख रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से मुंबई में हूँ और मैं लिख रहा हूँ। मेरी दर्जन फिल्में रिलीज हैं। 2 भोजपुरी की फिल्मों के लिए गाने लिखे और कम से कम 10 हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। लेकिन वही होता है कि मतलब जब तक आपका कोई गाना नहीं होता है, जनता तक बात आपकी पहुंचती नहीं है, तब तक वो मजा आता नहीं है। और अभी इस रैप की वजह से लोग मुझे जानने लगे हैं। अभी फिल्म के अच्छे लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास। अभी जस्ट अब मजा आने लगा है आपको? बिल्कुल मजा आने लगा है। आपसे बात करने के पहले एक फिल्म इंडस्ट्री के ही एक्टर का फोन आया। मैंने ये सुना कि आप, चूंकि आपके पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, बधाइयों की का सिलसिला जारी है, और आपका एक इंटरव्यू लेने के लिए इस मीडिया कर्मी आए थे, तो उन्होंने कहा कि सर लाइटिंग के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। तो आपने कहा भाई, अरे भाई, नया नया सेलिब्रिटी बना हूं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मैंने हाँ, ऐसा मैंने मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है। अच्छा, ओ तो अच्छा, ऐसा हुआ होगा। मैंने किसी को बोला होगा शायद। वो आजकल हर चीज रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड को उन्होंने लगा दिया होगा। तो डॉक्टर सागर, इस पूरे गाने की सफलता के बाद आपके लिए ये कितना क्या आपने कभी सोचा था कि चूंकि आपकी जो मिट्टी है, आप यूपी के बलिया के जो है, आप नगरा ब्लॉक के ककड़ी गांव के रहने वाले हैं। मुझे लगता है इससे पहले शायद बॉलीवुड की दुनिया में या देश के दूसरे मुल्क में या दुनिया में कभी शायद ही लोगों ने कभी इसको, लेकिन अब गूगल पे ये सर्च होने लगा है, आपके ककड़ी गांव के बारे में सर्च करने लगे हैं, आपके बारे में लोग गूगल पे सर्च करने लगे हैं। तो आपने ये कभी, जब आप मुंबई की तरफ आपने जब अपनी कदम बढ़ाए होंगे, तो कभी आपने ये सोचा होगा कि आपकी जो पहचान होगी वो आपकी अपनी मिट्टी से मिलेगी, और आपकी जो अपनी भाषा है उससे आपको ये ब्रेक थ्रू मिलेगा बॉलीवुड में? हाँ, मैं ये जानता था कि एक्चुअली जो भोजपुरी है, मैं बचपन से लिख रहा हूँ। मैं दूसरी कक्षा में जब पढ़ रहा था तब से मैं गीत लिख रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, गीत लिख रहा हूँ। तो भोजपुरी में लिखते लिखते जो मैं बड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मुझे मतलब जब लोग मुझे बोलने लगे थे कि अरे यार, क्या भोजपुरी लिखते हो, हिंदी लिखो, भोजपुरी में कितने लोग समझेंगे और कितनी दूर तक तुम्हारी बात जाएगी। तो उस जमाने में जब मैं गांव में था, तो उस जमाने में भी मैं कहता था कि मैं भोजपुरी में ऐसा लिखूंगा कि दुनिया अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके मुझे समझने की कोशिश करेगी। तो इस हद तक जुनून था मुझे भोजपुरी में बढ़िया लिखने का। आज माने ये आपका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि अपनी भाषा के ऊपर अगर आपको, अपनी जो हुनर है उसके ऊपर में अगर आपको भरोसा हो, तो वाकई में वो सपने जो हैं वो सच हो जाते हैं। डॉक्टर सागर, एक बड़ी बात यह है कि जब भी बॉलीवुड की बात करें या जब भी किसी हम जो संगीत कला के क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पर होता यह है कि जो गीत लिखने वाला होता है, दरअसल उसकी चर्चा कम होती है। लेकिन ये जो गाना आपने लिखा है, ना तो मुंबई में काबा, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाने वाले और डायरेक्शन करने से वाले से ज्यादा एक जिस लिखा है उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। तो इस पूरे बदलते हुए परिवेश को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? उसकी एक तो अभी आज के टाइम में राइटर को तवज्जो
दिया जा रहा है, तवज्जो मिल रही है। जी। और उसके बाद एक चीज और है कि आज के टाइम में एक तो मैंने जेएनयू से पढ़ाई की है जी। और तमाम जेएनयू के लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं इतने दिनों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तो वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इन लोगों ने इतना लिख दिया कि डॉक्टर सागर ने लिखा, डॉक्टर सागर ने लिखा, इतना लिख दिया कि आज सोशल मीडिया और जो इस तरह का सोशल मीडिया के अलावा जो मीडिया है, तो वो लोग भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया। डॉक्टर सागर की ही बात हो रही है, तो उसमें मुझे भी ठीक ठाक लोगों ने मुझ पे ध्यान दिया और मीडिया में भी मुझे हर जगह, चाहे बीबीसी में तो स्पेशल मेरी, स्टोरी भी है आपके ऊपर में। हाँ, पूरी जीवनी पे ही अमरीश द्विवेदी ने लिखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि राइटर को इस तरह से जो है लोगों ने सम्मान दिया है, लिखने वाले को इस तरह से सम्मान मिल रहा है जो जिसका हकदार है वो मिलना चाहिए सभी। अभी कुछ दिनों पहले देखिए एक बात याद आई कि सबने ये किया था, वरुण ग्रोवर से लेकर के जितने बड़े, अमिताभ भट्टाचार्य और सारे लोगों ने कि क्रेडिट दे दे यार। एक चला था, पता नहीं आपकी नजर से ये बात गुजरी या नहीं, एक छोटा सा वीडियो आया था कि हमको क्रेडिट दे दे यार। लोग क्रेडिट ही नहीं देते। क्रेडिट नहीं इतने देते। बड़े बड़े गीतकार, जी। इतने बड़े बड़े गीतकार क्रेडिट की का डिमांड करना पड़ रहा है। अच्छा, आज 40-50 साल पहले जब सलीम जावेद जब फिल्म लिख रहे थे और पोस्टर पे नाम नहीं दिखा तो पेंटर को लगा दिया और वो पोस्टर पे जा जाके और वो लिखने लगे कि मतलब रिटन बाय सलीम जावेद। रिटेन बाय सलीम। तो उन 40-45 सालों के बाद भी ज्यादा स्थितियों में बदलाव नहीं हो कि आज क्रेडिट दे दे यार, कि भीख मांग रहे हैं लिरिसिस्ट, वो भी दबंग लिरिसिस्ट जो बड़े बड़े इस इंडस्ट्री को जिन्होंने अपनी पोइट्री से और पूरी दुनिया को महका रखा है, खुशबू फैला रहे हैं पूरी दुनिया में अपने गीतों से, उनकी ये हालत ये कहीं आपकी अपनी लेगेसी तो नहीं है कि इसलिए कि चूंकि आप जिस तरीके से पूरा आपका जीवन की यात्रा रही है, तो आपके चाहने वाले ने जो आपका संघर्ष देखा है और उस संघर्ष के बाद आप जेएनयू बीएचयू आते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं कहूं कि आपका अपना आपके मेहनत के साथ साथ आपकी आपकी किस्मत भी आपके साथ 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 चल रही थी कि जो आपको गांव से पकड़ के, जहां पे आप बीएचयू को नहीं जानते हैं, बीएचयू आपको लेके आती है, फिर बीएचयू से आपको जैसे कोई उंगली पकड़ के जेएनयू लेके आता है। तो आपकी जो जर्नी है, जितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने देखा है आपको, जो रियल आप हकदार हैं, उस पब्लिक ने आपको हाथों हाथ लिया और आपने कहा कि किसी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं है, आप अपने जो पीआर पहले बना चुके थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया आपको। हाँ, मैं तो देखिए, मैं किस्मत को मानता नहीं। मेरा मानना है कि किसी भी चीज को जब शिद्दत से हम चाहेंगे ना, पागलपन और जुनून के साथ, तो उससे क्या होता है कि फिर उसी तरह के लोग टकराएंगे जरूर। ये संयोग बनेगा, ये संयोग तभी बनेगा कि जब हमको किसी चीज को हासिल करने के लिए पागलपन होगा। जब वो होगा तो आपको इस तरह से लोग मिलेंगे और आप निकलते चले जाएंगे। तो मेरे साथ यही हुआ, जिन चीजों से मैं जुड़ा हुआ था, मेरा ताल्लुक था, मैं पढ़ने के लिए जुनून था, मैं लिखता था पोएट्री, तो उससे एक अपनी सोसाइटी में, समाज में एक पहचान भी थी। मैं बचपन से लिख रहा हूँ तो मेरी ठीक ठाक पहचान थी। और आपने अगर उसमें पढ़ा होगा बीबीसी वाले में, तो मेरा जो रूममेट था बीएचयू का, फोन आया उनका पढ़ने के बाद कि आपने मेरा जिक्र किया है और वो इस समय सिवान में लेक्चरर हैं, और वो कहे कि हमारे तो हम बोल रहे हैं कि अरे वो तो मेरा रूममेट है, और मेरी इज्जत बढ़ गई है सिवान के उस कॉलेज में कि डॉक्टर सागर के साथ, डॉक्टर सागर का मैं रूममेट। तो जब वही है कि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग टकराते हैं, गलत भी टकराएंगे और अच्छे भी टकराएंगे। तो ये पूरी यात्रा है जिसमें
आप शिद्दत से जुनून से चाहते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। बाकी मैंने एक गाना लिखा है ना, बॉलीवुड डायरीज फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है कि हम चाहे जो मिल जाए वो जरूरी कहाँ है। मैंने उस लाइन को बाद में चेंज कर दिया था, लेकिन मैंने लिखा था कि हर सुबह की हर शाम भी सिंदूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। तो जरूरी नहीं कि हर सुबह की शाम भी खूबसूरत होगी, बट संघर्षों से हमने यही सीखा है। मेरा यही अनुभव है कि संघर्ष करने पे कामयाबी मिलती है और आपको वो रास्ते मिलेंगे जिस पथ पे आप चल रहे हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। जी संघर्ष के बाद कामयाबी विनय जो कुमार बात जी है। हैं वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ पंकज भाई, जैसे डॉक्टर सागर साहब ने कहा कि संघर्षों के बाद कामयाबी मिलती है, मुझे लग रहा है कि भोजपुरी कई दशकों तक संघर्ष की, उसके बाद एक कामयाबी मिली है मुंबई में काबा के नाम से। हम जानना ये चाहेंगे कि पहले जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि सलीम जावेद साहब को अपना नाम लिखवाना पड़ा पोस्टर पे पेंटर को भेज के, लेकिन अभी भी बहुत सारे रैप हैं, केवल जो रैप करता है उसको लोग जानते हैं, लेकिन उस रैपर संग को लिखा किसने है बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां अभी पैदा हो रही हैं खासकर भोजपुरी क्षेत्र से या बॉलीवुड से कि उसमें एक बड़ा चेहरा है फिल्म जगत का, अनुभव सिन्हा एक बड़े चेहरे हैं फिल्म जगत के, लेकिन अभी सागर ही सागर हर जगह छाए हुए हैं। हम चाहेंगे कि इस पे आप अपनी कुछ राय रखें, कुछ बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि अभी ट्रेंड सेटिंग का जो ट्रेंड है, ट्रेंड सेटिंग का ट्रेंड सुनिएगा सर, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो मुझे लगता है कि बाकी जो दर्शक हैं उनको बहुत, उनकी जिज्ञासाओं को शांति मिलेगी। जी कई चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं इस बंबई में काबा के साथ। एक्चुअली ये अनुभव सर ने 19 जून को एक ट्वीट किया था कि मतलब जो भोजपुरी के माध्यम से जो गालियां दी जा रही हैं चाइना या पाकिस्तान या कोई, तो वो बड़े निराश होकर उन्होंने लिखा था कि मुझे कोई अच्छा राइटर मिले तो मैं भोजपुरी में कुछ करना चाहूंगा। तो जब बड़े लोग काम करते हैं और पढ़े लिखे लोग, अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी जैसे बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो एक तो मुझे जो फायदा मिला है वो उसके पीछे जो वजह है, उसमें अगर अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी नहीं होते तो शायद मुझे मेरी जो क्रेडिट दिख रही है मार्केट में, तो इन लोगों ने मेरा जिक्र किया, राइटर को जगह दी, सम्मान दिया कि डॉक्टर सागर ने लिखा है, अनुभव सर ने ट्वीट किया, लिखा मेरे लिए, मनोज वाजपेयी ने लिखा मेरे लिए। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने लिखने वाले को सम्मान दिया, लिखने वालों को जगह दी इसमें, इसलिए भी मुझे लोग ज्यादा जानने लगे हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में नीलेश मिश्रा के साथ के इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी ने मेरा जिक्र किया है, पूरी पोइट्री पे ही बात चली है। तो नहीं तो लोग छोड़ देते कि इस रैप में ये है वो है, बात ही नहीं करते कि डॉक्टर सागर ने क्या लिखा। बार बार मनोज वाजपेयी बोलते हैं कि डॉक्टर सागर ने ऐसा लिखा। ये तो आपका बड़प्पन है डॉक्टर सागर, मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन ये तो आपका बड़प्पन है कि आप डायरेक्टर जो हैं अनुभव सिन्हा, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनको इज्जत दे रहे हैं, और जो है आप, मैं कहूं कि मनोज वाजपेयी को आप जो है पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन एक जो होता है, लोग, जनता जो है, माने खुद ही पब्लिक जो है आपके बारे में, चूंकि जेएनयू से जुड़े हुए हैं और तमाम जेएनयू के लोग, बीएचयू के लोग, आप दिल्ली में रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, क्या होता है कि बहुत सारी चर्चा अनायास भी होने लगी आपके बारे में, और सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में जो लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, उन्होंने भी चर्चा करनी शुरू कर दी, तो उसका भी आपको एक लाभ मिला? हाँ, उसके मतलब एक तो लाभ मैं पहले ही बताया था कि जेएनयू के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पदों पे बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबने अपने सोशल मीडिया पे सबने लिखा डॉक्टर सागर का आया है, उन्होंने मेरा ही जिक्र किया। और पहली चीज ये थी। दूसरी चीज की अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी ने बार बार मेरा जिक्र किया, तो उसकी वजह से फिर अखबार में और रेडियो में
और उन लोगों ने मेरा भी स्पेशल करने लगे कि इस रैप को लिखा किसने है, तो स्पेशल स्टोरी लोग बनाने लगे कि, और मेरे पास लेगेसी भी है कि मैं जेएनयू से पढ़ा हुआ हूँ, तो जेएनयू का पढ़ा हुआ लिखा है, तो और जेएनयू के लोग मीडिया में भी बहुत सारे हैं, तो ये सारी स्थितियां मिल करके मुझे जनता तक मेरे नाम को ये सारी स्थितियां पहुंचाई। मुझे लगता है कि भोजपुरी की जो अपनी परिपाटी बनी हुई है कि इस तरीके की फिल्में ही बनती हैं, उसमें भी कुछ नया प्रयोग करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे तो जो भोजपुरी से ये समझ लीजिए कि जिनके अंदर भोजपुरी को लेकर एक हीनता का बहुत हीनता भाव से जो ग्रसित हैं, उनके लिए एक बड़ी संजू एक दूसरे रूप में देखना शुरू करेंगे सर। हाँ विनय, ये इसमें इस गाने को, इस रैप को देख करके, इसके जिस तरह से लोगों को यह रैप पसंद आ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दूसरे जो डायरेक्टर हैं, खासतौर से जो यूपी बिहार से जिनका ताल्लुक है, तो वो जरूर इस पे सोचेंगे और काम करेंगे। और उसके अलावा अनुभव सर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो उनका पूरा मिशन ही है, उनका मिशन ही है कि भोजपुरी जो जबान है, इतनी मीठी जबान है, उसको, इतनी अच्छी जबान जिसको वल्गैरिटी के नाम से, मतलब अश्लीलता का पर्याय बन चुका है, जी तो इसको ही मिटाना है, या इसको ही वो खत्म करना है, और उस पे अनुभव सर काम कर रहे हैं। तो इसमें संभावनाएं दिख रही हैं, सर तो काम कर ही रहे हैं, और मतलब नेक्स्ट गाना जल्दी आ रहा है, अनुभव सर के साथ हमारा काम जल्दी आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 15 दिन के भीतर आ जाएगा, नेक्स्ट 15 दिन के भीतर आ जाएगा मार्केट में। तो ये ख्याल आप लोगों के मन में कैसे आया? वैसी चर्चाएं तो काफी जगह आप बता चुके हैं, लेकिन ये कैसे आपको लगा कि ये आपने एक प्रयोग किया, या एक रिस्क लिया, या फिर इंटेंशनली इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे सर? इसमें खास तौर से ये जो रैप बना है ना, ये प्रयोग है अनुभव सर का। जी। अनुभव सर ने मुझे एक ट्रैक दिया वेस्टर्न एक रैपर का, जो उनको पसंद था, तो उन्होंने ट्रैक दिया कि मीटर ये होना चाहिए। अनुभव सर को म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है जी। तो उन्होंने एक मुझे ट्रैक दिया, और उन्होंने कहा कि इसी ट्रैक पे, इसी मीटर पे चाहिए अपने को, और बात यही चाहिए, गांव से लेकर के शहर तक जो आम जन बेहाल है, इस पे क्या लेके आ सकते हैं। क्योंकि हिंदी का एक बॉलीवुड का बड़ा तबका है, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं, और एक शुरू से ये रहा है कि क्योंकि अगर ये भोजपुरी अगर एक पूरा समृद्ध होता है, ये संस्कृति और ये पूरा ये जो पूरी इंडस्ट्री अगर समृद्ध होती है, जैसे देखिए साउथ में क्या है कि साउथ बहुत समृद्ध हो गया है, तो उसका नुकसान रेवेन्यू कहीं ना कहीं बॉलीवुड को आपको नुकसान होता है, रेवेन्यू शेयर करना पड़ जाता है आपको। तो क्या ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जानबूझ के कोशिश की गई कि भोजपुरी को भद्दा बना के रखा, उसको इस तरीके से रखो, वल्गर बना के रखा जाए, लोगों को एक तरीके से एक माइंडसेट जो है वो, जिससे जो है वो नहीं बदल, लोगों का नहीं बदल पाया, और एक धीरे धीरे करके जो है भोजपुरी जो है वो कह सकते हैं कि गांव देहात में जो होता है ना, एक टोला होता है, दक्षिण टोला, उसको अछूत बना दिया, और उसको उस टोले को कॉलोनी से जो है वो लिंक नहीं किया जाता है। तो ये क्या सोची समझी साजिश के तहत ही है, या फिर अनजाने में होता है कि अच्छे जो कलाकार है वो पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर जो निर्माता होते हैं वो केवल ये चाहते हैं कि फिल्में जो है वो डिग्रेडेड बनती रहे, ताकि जो दर्शक है खास करके भोजपुरी अंचल का, वो हिंदी फिल्मों की तरफ से उधर शिफ्ट ना हो, और उनको रेवेन्यू भी इसका मिलता रहे, और इनकी पॉपुलैरिटी बनी रहे, और जो भोजपुरी इतना जो एक समृद्ध भाषा, संस्कृति और साहित्य है, वो जनता के बीच में न जाने पाए। इस पे बताइए। तो ये जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं ना, कि ये क्या कोई साजिश के तहत ऐसा हो रहा है कि भोजपुरी हिंदी के लोग चाहते हैं, या कि भोजपुरी वाले ऐसे ही पड़े रहे हैं, या भोजपुरी वाले भी अपने आप में सिमटे हुए और उसमें उनका
वल्गैरिटी के हथियार से वो लोग कामयाब हो रहे हैं और पैसे भी जनरेट कर ही रहे हैं। सारे जितने भोजपुरी के लोग हैं सब पैसे वाले लोग हैं। जो कलाकार, एक तो वो कलाकार है नहीं, वो सिंगर है, लेकिन वो एक्टर बन गए। तो उसमें अब ना तो वो सिनेमा को लेकर के वो जानते हैं, क्योंकि सारे सिंगर हीरो बन गए। तो वो सिनेमा को लेकर के तो वो मामला है नहीं कि आर्ट जो है, जो कला है, उसकी वो चीज, अगर वो सारी चीजें होती ना तो उसी के साथ समाज भी आता, उसी के साथ हमारा राष्ट्र आता है। हम राष्ट्र सेवा में ये आता है, ये राष्ट्र सेवा है ना कि हम समाज को स्वस्थ समाज तैयार करें, समाज को स्वस्थ बनाएं, हम समाज को बीमार न बनाएं, हम मानसिक रूप से अपने कला, हाँ, कला के माध्यम से हम समाज को बीमार बना रहे हैं। तो ये चेतना का अभाव है एक्चुअली। जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनके पास चेतना का अभाव है। हिंदी फिल्मों में पूरी लेगेसी उठा के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पूरी लेगेसी उठा के आप देख सकते हैं, विमल रॉय से लेकर के बासु चटर्जी से होते हुए आज अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, सब में सिस्टम है, एक समाज है और समाज में क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं। राजकुमार हिरानी है, फिल्मों के माध्यम से कितनी बड़ी बातें कह जाते हैं। नीतीश तिवारी हैं। तो लोग हिंदी सिनेमा में, लोग जिस क्लास से आए हैं, जिधर से आए हैं, पढ़ लिख करके आए हैं, एक अच्छी समझदारी है, तो अपनी फिल्मों में वो चीजें देते हैं जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन अपने भोजपुरी जगत में ना तो स्क्रिप्ट राइटर, ना गीतकार और ना ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की बहुत बड़ी संख्या उसमें हो भी सकते हैं कि अच्छे लोग हों, लेकिन जहाँ पूरी भीड़ है, उस भीड़ में एक कुछ लोग होंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं ही अगर मैं जाता, अगर उसमें मैं, तो आप सबको पता ही है कि मैंने भोजपुरी फिल्मों में गाने लिखे हैं। अगर मैं उन सब के साथ काम करता तो मैं अकेले थोड़ी बदल देता। प्रोड्यूसर बोलेगा कि नहीं ऐसा ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करता? अगर मेरे पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, मुझे लिख करके थोड़े पैसे मिलेंगे जिससे मैं सरवाइव करूंगा, तो मैं उसी तरह के लिखना शुरू कर देता। लेकिन चूंकि अपना जुनून शुरू से ही था कि इस भोजपुरी के लिए अपने को कुछ करना है, भोजपुरी की भाषा में, भाषाएं तो सबकी मीठी होती है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारी भोजपुरी मीठी, लेकिन दूसरी भाषाओं में इस तरह का काम नहीं है। कोई भी अपनी मातृभाषा में, जो माँ से भाषा जिसने सीखा उसी भाषा में गालियां दे रहा है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ भोजपुरी में। इतने मैं कुछ बांग्ला गीत में सुन रहा था लेटेस्ट, वो लोग क्या करते हैं उसमें, वही है, प्रेम है और जो लेटेस्ट चीजें हैं, इतना सुंदर सुंदर गीत। जी डॉक्टर सागर, एक सवाल ये कि इस गाने की सफलता के बाद क्या भोजपुरी जो इंडस्ट्री में जो लोग कम लागत की फिल्में बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा, जो अगर प्रोड्यूसर जो कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सवाल तो पापी पेट का है, रोजी रोटी का है। तो अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि भोजपुरी में जो लोग, जिनके पास, ऐसा नहीं है कि बिहार में, यूपी के लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पैसे हैं, बहुत इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो पैसा उनके पास है, लेकिन उनको क्या आपके इस फिल्म की, आपके इस गाने की सफलता के बाद आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके पास अप्रोच उन्होंने किया होगा, आपसे संपर्क किया होगा कि नहीं अब हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, और दर्शक वर्ग है सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाहर में भी देश का एक बड़ा है, कम से कम अगर ओटीसी प्लेटफॉर्म की बात करें, जिसमें अमेजॉन की बात करें और जो दूसरे नेटफ्लिक्स की बात करें, वहां पर कम से कम भोजपुरी के जो फिल्में हैं वहां आएंगी और वहां गाने रिलीज होंगे, एक उम्मीद आपको दिख रहा है, एक बदलाव दिख रहा है आपको? बिल्कुल, ये बदलाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे हैं, ठीक ठीक जगहों से आ रहे हैं फोन मेरे पास और काम करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अब अच्छे लोग इसमें आ जाएंगे, और वो आ जाएंगे तो जिस तरह से हिंदी फिल्में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर रिलीज हो रही हैं फिल्में, उसी तरह से भोजपुरी में भी यह जगह बनेगी। वक्त लग सकता है थोड़ा, लेकिन यह काम जरूर होगा। जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे लोगों के फोन आपके पास आ रहे हैं,
मैंने कहा कि अगर हम लोग बड़े पर्दे की मल्टीप्लेक्स की बात करें तो हो सकता है कि उसकी बजट ज्यादा हो, लेकिन ओटीसी ने नेटफ्लिक्स जैसे या फिर अमेजन प्राइम या फिर जी5 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म, ओटीसी प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको छोटी बजट में अच्छी फिल्में बन जाती हैं। तो क्या अब आपने जो एक नई शुरुआत की है, गेम चेंजर के तौर पे देखा जाए, और कम से कम अगर मल्टीप्लेक्स की बात ना भी हो तो ओटीसी प्लेटफॉर्म पे अच्छे भोजपुरी और उनके अच्छे गाने देखने को, सुनने को मिलेंगे लोग? हाँ बिल्कुल, इसकी भरपूर संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं कि अब भोजपुरी में अच्छे काम होंगे, इसमें अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन्वॉल्व होंगे और इसमें अच्छा काम होगा, संभावना है। और गीतों के जो लिरिक्स में खास तौर से जो अश्लीलता का आरोप है, तो उसमें भी बदलाव इसलिए आएगा कि उन सारे गीतकारों के फोन मेरे पास आ रहे हैं। जितने गीतकार हैं जिन्होंने खुद अश्लील लिखे हैं जी, उन सब के मेरे पास फोन आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा लिखा है कि हमें भी ऐसा लिखना है, अब ये ऐसा नहीं करना है। तो उनमें एक हृदय परिवर्तन तो हुआ है भोजपुरी को लेकर के, मेरे इस रैप से। ये इसको एक सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। तालाब में आपने कंकर तो फेंक ही दिया है, तो हलचल तो होनी थी भी। हाँ, तो वो एक सार्थक काम दिख रहा है मुझे। जी, अच्छा, एक सवाल ये भोजपुरी से थोड़ा अलग आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, एक बिहार से एक लड़का, 34 साल का लड़का मुंबई में आता है, वो भी अपने बहुत सफलता की शिखर तक पहुंचता है। मैं सुशांत की बात कह रहा हूँ, लेकिन असमय उनकी जो है वो घटना घट जाती है। तो उसके बाद एक जो बहुत सारे, चूंकि आप एक समझिए कि नए आइकन बनकर आप उभर रहे हैं, जिनकी जिस तरह से चर्चा आपकी मीडिया में हो रही है, चर्चा होनी शुरू हो गई है, तो जो लोग इस पूरी घटना के बाद से एक तरीके से समझिए कि उनके लिए एक निराशा का भाव था, आप नए नायक के तौर पे आप उभरे हैं और उन छोटे छोटे शहरों के लिए एक नई आप उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। तो आप कैसे, क्या उन नए युवकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो मुंबई में आकर के अपने सपनों को पूरा करना चाहता है? मैं तो यही बोलता हूँ कि जो भी आना चाहता है अच्छी तैयारी से आए और अच्छी पढ़ाई करे। मैं पढ़ाई को बहुत तवज्जो देता हूँ और जिस भी फील्ड में है उस फील्ड की अच्छी समझ और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आप एक्टिंग में है तो प्रॉपर चैनल से आएंगे, एनएसडी या एफटीआई, तो ज्यादा सुविधा होगी। आप अच्छी, आप क्रिएटिव में है तो पढ़ाई लिखाई करके आए अच्छे से, तो अपने फील्ड की तैयारी अच्छी होनी चाहिए यहाँ करने के लिए। बाकी काम आपको आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काम मिलता है, वक्त लगता है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए और बगैर हारे, बगैर थके, बगैर निराश हुए आपको अपने मिशन पे लगे रहना पड़ेगा, तो कामयाबी मिलती है। आपको तो फोन आते होंगे अब कि अब मैंने बहुत सारे लोग जो पहले आपसे किनारा करते थे होंगे, वो अब बहुत सारे लोगों को फोन आते होंगे जब, चूंकि मैंने पढ़ा कि आप संघर्ष के दिनों में कैसे आप बीएचयू में आपके पास पैसे नहीं होते थे और आप जेएनयू में आपके पास पैसे नहीं होते थे, और आप किस तरीके से आपने पूरा संघर्ष किया है, और लोग पूछते थे कैसे हो, आप बोलते थे सब ठीक है, तो लोग आश्वासन दे देते थे कि आपको ठीक है, मन घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप जब उस दौर को देखते हैं और आप जब दौर देखते हैं तो कितना बदलाव देखते हैं आप पहले के डॉक्टर सागर में, अब मुंबई आने के बाद जब ये आपकी रैप सफल हो गई है और आप सफलतम गीतकारों में से शामिल हो गए हैं, अब उसमें किस तरीके से देखते हैं आप? खास तौर से मैं कहूँ कि मैं जब मुंबई आया तो किसी से आप पैसे जो लेना है ना, खास तौर से यहाँ रहने के लिए जगह महंगी है, यहाँ खर्चे ज्यादा हैं, तो यहाँ सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस समय पैसे, एक्टर है तो चलो क्राउड में जाके खड़ा भी हो जाएगा तो रोज 1000 रुपये मिल जाएंगे, 1000-2000 मिल जाएंगे, लेकिन राइटर के लिए बहुत चैलेंज है यहाँ पे। तो आप अपने दोस्तों से भी तभी पैसे मांगने की हिम्मत जुटा पाते हैं जब आप कुछ कर रहे होते हैं, आप लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं,
तो अच्छा करने की वजह से आप में हिम्मत आती है कि यार मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, मुझे चाहिए। तो ये बहुत हेजिटेशन होता है ऐसे मौकों पे, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएटिव आपको लोग आपका काम नहीं देख रहे होते हैं, तब आप किसी से पैसे लेना बहुत कठिन होता है। लेकिन कुछ जब काम आने लगे तो अपने जो जेएनयू के साथी हैं, तो मैं कहूँ यहाँ की मुंबई में मैं जो गीतकार बना हूँ, उसमें मेरे जेएनयू के दोस्तों का और कुछ बीएचयू के दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। जिन्होंने अगर आपको वो आर्थिक तौर ना पे मदद होते तो मेरी आर्थिक मदद की, मतलब जेएनयू के जो मेरे दोस्त हैं वो सब मेरी आर्थिक मदद नहीं करते, तो मैं हरगिज बम्बई में काबा ये नहीं आता। ये जेएनयू के दोस्तों की देन है कि मैं यहाँ टिका रहा और ये रैप आप सुन पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सागर, सभी लोग तो आपके जैसे लकी तो हो नहीं सकते हैं। इसमें तो मान लीजिए दोस्त जो हैं सभी लोग, तो जो लोग स्ट्रगल करके छोटे छोटे शहरों से जा रहे हैं, जिनमें हुनर है, जिसमें बहुत अलग अलग टैलेंट है, वो मुंबई में जाके अपने सपने साकार करना चाहते हैं जैसे, तो वहां पर तो सबके दोस्त आपके जैसे नहीं हो सकते जो आपको मदद करें और वहां पे आपको आर्थिक, आपने खुद कहा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आपके अंदर एक जीवटता है, अगर आपके अंदर संघर्ष है कि आप कुछ करने के लिए आप आए हुए हैं। समय देना पड़ेगा आपको। आप जैसे आपने खुद भी कहा कि आपको एक लगभग 8 से 10 साल आपको लग गए मुंबई में काबा जैसी से एक नई पहचान को आगे बढ़ाने में, जो कारगर साबित होगा। काम तो आप कर रहे थे, लेकिन जो नई पहचान मिली है आपको इस गाने से मिली है, और उसके बाद तमाम बॉलीवुड के तमाम और इसके अलावा भी दूसरे इंडस्ट्री से लोग आपको फोन करने लगे हैं, आपको पहचानने लगे हैं। तो आखिर वो लोग लड़के नए, जो मैं चूंकि ये चाहता हूं कि जो छोटे छोटे शहरों से जो सपने बुनने के लिए मुंबई जैसे महानगर में जाना चाहते हैं, फिर वो क्या करेंगे वो बच्चे? नहीं, मतलब बैकग्राउंड का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर मर के पेट में ना रही दाना तो कैसे लिखाई गाना। वाह वाह, क्या बात। क्या बात। हाँ, तो वो भोजन का उस लेवल का स्ट्रगल नहीं करना चाहिए ना, उसमें काम नहीं हो पाता है। आपको दुरुस्त रहना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप कुछ पैसे कमा लें या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे होने चाहिए यहाँ स्ट्रगल करने के लिए। नहीं होंगे तो मेरे सामने ही कितने पागल हो गए, कितने कहाँ गायब हो गए, वो पता नहीं है। वो न वो घर है न बॉम्बे में, उनके घर का भी पता किया गया तो अपने घर भी नहीं पहुंचे हैं, और वो बॉम्बे में नहीं, वो कहाँ लापता हो गए पता नहीं। मैंने जिनकी खुद आर्थिक मदद की है, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वो यहाँ आए स्ट्रगल करने के लिए, और मैंने बर्बाद होते हुए देखा है बड़ी संख्या में। तो वो अपनी पूरी तैयारी और अपना आर्थिक व्यवस्था मजबूत करके रहना चाहिए। मतलब टैलेंट के मुंबई में साथ साथ स्ट्रगल ये है कि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति माने इनकमिंग आपकी ठीक नहीं है ना, पैसे की व्यवस्था ठीक नहीं है, चाहे वो घर से लेना पड़े, चाहे दोस्तों से लेना पड़े, या फिर आपने बैंक बैलेंस कर रखा हो, तब तक जो है इस मायानगरी में कदम नहीं रखना चाहिए, आप ये सलाह देते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आते काम मिलता नहीं है, बहुत टाइम लगता है, तो और यहाँ खर्च बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम को आप कैसे करेंगे? तो अच्छा, एक चीज ये, चूंकि थोड़ा सा हम लोग कुछ इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कितना एक स्ट्रगल के लिए कोई बच्चा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप नए आइकन बन गए हैं उन छोटे छोटे शहरों से, जो सपने देखते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की दुनिया हो, चाहे फिल्म माने, चाहे कला संस्कृति से जगत की दुनिया हो। वैसे में आपकी जो सफलता है उनको आकर्षित कर रही है। तो वैसे दौर में जो बच्चे सफल होना चाहते हैं, आप उनके लिए वो कितना, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे? जब आप मुंबई में आए तो कैसे अपने खर्चों को मेंटेन करते थे और कैसे आप काम की तलाश करते थे? वो तो शुरुआती जो टाइम है, शुरू में मैं सारा मतलब जेएनयू के दोस्तों की वजह से। एक सवाल ये है कि हम क्या डॉक्टर सागर का अब अगला लक्ष्य क्या है? क्योंकि आप जब आए होंगे तो आप मुंबई की जो मेन स्ट्रीम फिल्म है, आप उनके लिए गाना लिखने के लिए आपकी ख्वाहिश होगी, आप उनमें बड़ा ब्रेक थ्रू चाहते हैं। क्या आपको लगता है इसके बाद वो जो आप चाहते हैं कि अगला लक्ष्य आपके मुंबई की जो बड़ी जो मेन स्ट्रीम हिंदी गाने हैं, फिल्में हैं, उनके लिए अब आपको आपकी वो कौन सी फर्स्ट फिल्में हैं?
जिस पर आप काम करना शुरू कर चुके हैं? अच्छा सवाल है आपका। मैं चूंकि ये हिट हो गया है अपना ये गाना, ये रैप, तो मैं भोजपुरी में तो काम करूंगा इसी रेंज में। मेरी पोइट्री का रेंज भी यही होगा। और मैं उसके अलावा मैं हिंदी के लिए तो आया ही हूँ, हिंदी भोजपुरी दोनों के लिए आया हूँ। मैं दोनों में बहुत बैलेंस्ड होके काम करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे हिंदी फिल्मों में भी काम करने को तो मैंने किया ही है। सुधीर मिश्रा की फिल्म में मैंने गाने किए हैं, तो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में तो मैंने किया ही है। सुधीर मिश्रा के साथ किया तो किया ही माना जाएगा। अश्विनी चौधरी के साथ सलीम सुलेमान की म्यूजिक पे मैंने काम किया है, तो किया है। कौन-कौन सी तो फिल्में होना हैं? था। एक बार नाम ले लेंगे अपने मुख से, ताकि दर्शकों को पता भी चले कि सुधीर मिश्रा के साथ कौन सी फिल्में की हैं और तमाम। सुधीर मिश्रा की फिल्म थी दासदेव, जिसका गाना था ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। क्या बात, ये लिखा था उनके लिए। जी। तो अभी आपके पास क्या आप कोई किसी हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं, आप उसके गाने लिख रहे हैं, आप बोल लिख रहे हैं आप, या फिर कोई आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चर्चा हो रही है, आप दर्शकों से कुछ साझा करना चाहेंगे? अभी तो कुछ, अभी मैं इलैयाराजा के साथ काम कर रहा हूँ, एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो एक उनके साथ काम कर रहा हूँ, और कुछ फिल्में मेरी आने वाली हैं, जल्द ही रिलीज होने वाली हैं। वो सारे बड़े बैनर की फिल्में हैं? नहीं, बड़े बैनर की नहीं है, लेकिन बड़े बैनर की फिल्मों के प्रस्ताव अब आपके पास आने लगे होंगे, और तमाम लोग जो है अब आपको बुलाने लगे होंगे। उम्मीदें तो हैं, उम्मीदें हैं कि कुछ आएंगे इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े बैनर के। अब क्या अब ये मान के चलें कि जैसे कि आपने पहले एक गाना लिखा है, ये जो मुंबई में काबा, तो क्या आपका एक एल्बम भी आपके दिमाग में है कि आपका पूरा एक एल्बम, माने सिर्फ उसमें डॉक्टर सागर की ही लिखे हुए गीत हो, जो बॉलीवुड के लिए भी हो अलग से एक पूरा एल्बम हो, और भोजपुरी के लिए भी एक पूरा एल्बम हो, सिर्फ एक गाना ना हो, रैप ना हो, बल्कि पूरा एल्बम कुछ ऐसे, उसके बारे में आपकी तैयारी है, सोच रहे हैं, जल्द आने वाला है कुछ एल्बम, उसकी तैयारी हो रही है आपकी किसी के साथ? अभी तो क्या है कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली एक एक गानों का। जी, अभी इसी तरह के गानों का ट्रेंड चल रहा है कि एक एक गाने आने का चारों तरफ यही चल रहा है। तो अभी तो जिस तरह का ट्रेंड है, कंपनी जिस तरह से रिलीज कर रही है, तो उसी एतबार से हमें चलना होगा। तो एक एक करके ही गाने आएंगे, मेरे आएंगे, जल्द आएंगे, इसी तरह से आते रहेंगे एक एक गाने। जैसे ये रैप आया, इसी तरह से नेक्स्ट आया। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टी सीरीज और इस तरह की जितनी भी म्यूजिक कंपनियां हैं उनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो रहे हैं? अनुभव सर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और उन्हीं के लिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो अनुभव जी के साथ है, आप उनके मैं अनुभव सर के साथ हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल ये जो तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई आपका कोई गॉडफादर था कि आपको मतलब कि आप सफल हो गए, और आपने कहा कि आप हमेशा इंटरव्यू में आपने कहा कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बॉलीवुड में, लेकिन जो लोग नॉन बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों ने थोड़ी सफलता पाई है, जिसमें जो है चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, तमाम लोग ये कहते हैं उन्हें बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत तरह की दिक्कतें आई, कई बार जो है उनको बहुत खाने नहीं मिलते थे, और बहुत तरह के किस्से कहानियां हैं। तो आप ये कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ऐसा क्यों? क्या आपके साथ वो खास बात रही? मैं इसलिए बोल देता हूँ ऐसा कि पहली चीज की फिनेंशियली मुझे मेरे जेएनयू के दोस्तों से मिल जाती थी चीजें, तो वो मुझे परेशानियां नहीं होती थी। और दूसरी चीज की जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जब मैं बॉम्बे में आया, अशोक तंवर जो कांग्रेस के सांसद रहे वहां सिरसा से, तो उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। तो यहाँ पे विपिन पटवा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मुझसे पहले से वो यहाँ पे स्ट्रगल उनका चल रहा था,
तो मैं आया तो उनको फिल्म मिली थी, तो आते ही उनके साथ गाना लिखने को मिला, और पहला गाना श्रेया घोषाल ने गाया। तो मुझे आते ही श्रेया घोषाल से ही शुरुआत मेरी मुंबई में हो गई थी। तो ये जेएनयू की वजह मिलती चली गई। तो जेएनयू के साथ और ये कांग्रेस के आपने अशोक तंवर जी का नाम लिया, तो ये कैसे संयोग हो गया आपका कि माने उनके साथ तालमेल बैठना और फिर उन्होंने आपको मुंबई जाने के लिए आपको उन्होंने परिचय? मैं जेएनयू में ठीक ठाक मशहूर था, अपने वक्त में मैं अच्छा मशहूर था। और भोजपुरी, वो तो अशोक तंवर हरियाणा से हैं, लेकिन मेरी भोजपुरी को लोग सुनते थे और का हाल बस सभी बोलते थे उस जमाने में। मेरा रूममेट जो एक था वो तमिल था और एक मणिपुर से था, वो भी का हलवा बोलते थे। और एक ने तो गाना भी गाया था कि उद्बेगेला कितने सवाल संवरिया आइबे करी मणिपुरी में। और तो ऐसे ही था, मतलब जिसकी वजह से अशोक सर से मैं बहुत जुड़ा हुआ था, दिल से जुड़ा हुआ था। और वो ऐसा नहीं था कि जब वो बन गए वो सांसद तो मुझे भूल गए, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और उन्होंने ही बिपिन पटवा से मिलवाया, और सिरसा भी उन्होंने मुझे बुलवाया था। जब वो चुनाव जीतने के बाद जब वो सांसद बन गए थे तो सिरसा मुझे बुला के एक दिन साथ में रखे थे, अपने वो इलाके में घुमाए भी मुझे। मतलब आप जहां जाते थे अपने भोजपुरी के दम पर और गाने के दम पर आप अपनी पहचान बना लेते थे और वहां के आप हीरो बन जाते थे आप। हाँ, ऐसा रहा है कि मतलब सुनते सुनाते लोगों में के दिलों में मैंने जगह बनाई। मतलब आपने भले ही मणिपुरी कितनी सीखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने उनको भोजपुरी सिखा दी। मणिपुरी के या फिर साउथ इंडियन के जितने भी आपके साथ दोस्त रहेंगे उनको आपने भोजपुरी जरूर सिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कभी एक हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं, क्या कभी ऐसा दौर आया, मैं आपके बॉलीवुड पहुंचने की बात में कह रहा हूं, कि कभी ऐसा लगा कि क्योंकि अब सफलता, आपने खुद ही कहा कि आपको 7-8 साल के बाद इतनी बड़ी सफलता मिली है। सफलता तो आपको काम मिलना शुरू हो गया था, जैसा कि आपने कहा कि आपको बहुत स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा, लेकिन जिस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, जिसमें इंडस्ट्री के लोग आपके बारे में चर्चा करने लगे, मैं देख रहा हूं तेजस्वी यादव आपके गानों को अपने ऑफिशियल ट्विटर पे आपको डाल करके आपको बधाई दे रहे हैं, चिराग पासवान आपको बधाई दे रहे हैं। तो इस तरह की पहचान जो मिली है आपको, और हर व्यक्ति, मतलब विदेश में भी, मैंने आपको जब टैग करके लिखा तो मुझे कहते हैं कि यार ये गाने की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं है, विदेश में भी हो रही है, जो शायद व्यक्तिगत तौर पे आपसे नहीं जानता होगा। तो इतनी चर्चा तेजस्वी यादव से लेकर के आप देखिए चिराग पासवान से लेकर तमाम लोग आपको टैग कर रहे हैं और आपके गानों की चर्चा कर रहे हैं। तो कभी ऐसा वक्त आया कि जब आप बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे थे तो कभी लगा कि नहीं यार अब बहुत संघर्ष हो गया, लौटना चाहिए, या फिर आपकी दृढ़ इच्छा थी कि नहीं अब यहाँ झंडा गाड़ के ही जाएंगे? हाँ, शुरुआती दौर में मैं बताया कि बहुत काम बहुत ही कम थे, मतलब एक गाना मिला तो उसके बाद ऐसा नहीं कि काम मिलने लगा, और पैसे भी कम होते थे, पैसे भी कम मिलते थे, और उसके बाद एक गैप भी था बड़ा सा, तो उसमें निराशा हुई है, बड़े लेवल पे हुई है। कभी कभी मैं सोचता था कि अरे यार मैं प्रोफेसर ही बन गया होता, ये इतने कम पैसे। कभी ऐसा भी वक्त आया कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है मुंबई में, और बारिश में भीगते हुए नहीं जा सकते, और जितने पैसे हैं उसमें या तो जाएंगे, और जाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, अगर वो पैसा ऑटो में चला गया तो जाके खा नहीं पाएंगे। तो सोचते थे कि क्या करें, मतलब बिना ऑटो के जाएंगे तो इस बारिश में पता नहीं पता भी नहीं चलता, मुंबई में नाले खुले हुए हैं और इतनी मूसलाधार बारिश में चलना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे वक्त आए कि सोचना पड़ता था कि ऑटो से जाएं या भूखे रहें, दोनों में, या खाएं। अगर ऑटो से गए तो खाना नहीं मिलेगा, और अगर पैदल जाते हैं खाने के लालच में कहीं गिरा गए नाले में, कहीं फंस गए मुंबई की बारिश में। तो इस तरह की जब स्थितियां आई तो बहुत ही ऐसा लगता था कभी कभी कि छोड़ देना चाहिए, कुछ जॉब कर लेनी चाहिए, स्ट्राइक कर। लेकिन बावजूद इसके मतलब हिम्मत बनी रही और उससे लड़ते हुए निकले हैं।
जेएनयू के दोस्तों ने, हाँ। बीएचयू के दोस्तों ने आपकी हिम्मत को बढ़ाया उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माने आपको वो एनर्जी जो है वो आर्थिक तौर पे देते रहे कि भाई आपको लौटना नहीं है, आप वहां झंडा गाड़ के आओ। हाँ, मैं शुरुआती दौर में थोड़े मांगने की खुद मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा था तो मांगने में भी आपको ज्यादा हेजिटेशन होता है। लेकिन थोड़े थोड़े काम आने लगे बाद में तो लोगों ने मुझे भेजे, और बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। जो भी मेरे दोस्त सुनेंगे जेएनयू के और बीएचयू के, वो बहुत खुश होंगे कि सागर, चूंकि इतने ज्यादा लोग हैं कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता है, और किसी का छूट जाएगा तो जी नाराज हो जाएंगे। तो हाँ, डॉक्टर सागर मैं जेएनयू इतना करता हूँ कि बीएचयू वाले झगड़ा कर रहे हैं कि इंटरव्यू में हम लोग बीएचयू का नाम नहीं लिया और हमारा नाम नहीं लिया, हमारा भी नाम ले लिया करो। तो ये मुश्किलें बढ़ गई हैं इधर बीच ही है। कभी क्या ऐसा वक्त आया डॉक्टर सागर की आप कभी फोन करते हो कि चूंकि स्ट्रगल का फेज हो दोस्तों को कि पैसे के लिए, कहीं ऐसा हो कि किसी दोस्त ने फोन ना उठाया कि डॉक्टर सागर का फोन आएगा और पैसे देने पड़ेंगे, स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है? नहीं, मेरे दोस्त जो है वो ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं जी। 90%, मतलब जिनसे मैंने लिए हैं वो 99% ब्यूरोक्रेट से लिए हैं। अच्छा। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स कमिश्नर, आरटीओ, यही लोग हैं। मैंने किसी प्रोफेसर से बड़ा रेयर ही लिया होगा। जो हाँ, किसी रेयर लिया होगा किसी। तो सारे आपने ए ग्रेड वालों से पैसे लिए हैं ना? हाँ, वो सब मोहब्बत करते थे मेरी पोएट्री से, और ऐसा नहीं कि मेरा ख्याल रखने वाले दोस्त, जो मैं खराब हालत में भी था तो भले मैं नहीं मांगता था लेकिन उनका फोन आता था कि कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसा नहीं कभी हुआ कि मतलब वो तो सवाल ही नहीं है कि मैं मांगू। अकेला नहीं छोड़ा, आपके दोस्तों ने जो कहते हैं ना कि एक बॉलीवुड के समय में जो आपके दोस्त अच्छे हुए, चूंकि स्ट्रगल का टाइम होता है, तो आपके दोस्त भले ही आईएएस आईपीएस हैं, अलग अलग जगहों पे बड़े पदों पे हैं, जैसा कि जेएनयू से लोग निकलते हैं, चाहे बीएचयू से निकलते हैं, तो सबका होता है कि वो आईएएस आईपीएस बने, किसी बड़े ब्यूरो माने अच्छे पदों पर, वो सरकारी पदों पर वो होते हैं, या किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पदों पर हैं। तमाम बीएचयू और जेएनयू के जो छात्र वहां से निकलते हैं, तो उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि इतना यकीन था आपके टैलेंट। हाँ, और वो आपको सफल होते हुए देखना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमाल के लोग दोस्त हैं। मतलब मेरी एक एक चीज का ध्यान रखना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। भले शुरुआती दौर में मैं नहीं मांग पाया, हेजिटेशन में और तकलीफें मैंने उठाई, मुंबई में बहुत तकलीफें भी उठाई, मैं नहीं मांग सका उनके फोन करने के बावजूद। लेकिन जब मैं थोड़ा करने लगा तो फिर मैंने कहा, उन लोगों ने देखा भी मुझे कि मैं कर लिया और अच्छा कर रहा हूँ, तो उनका फोन आना कि अच्छा लिखे हो, मजा आया। वो लोग भेजते थे दूसरों को कि मेरे दोस्त ने लिखा है, तो मेरी हिम्मत फिर बढ़ी। तो वो ऑलमोस्ट हमारे आईएएस है, आईपीएस है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, आरटीओ है, आईआरटीएस है, जो यही है, ये सारे दोस्त हैं। ये सारे दोस्त हैं जो आपको मदद करते थे। हाँ, तो ये तो बहुत अपने आप में आपकी जो जी लेक्चरर की संख्या कम है, बहुत ही कम। मतलब पता नहीं क्यों मैंने उन सबसे नहीं मांगा। प्रोफेसर से बहुत कम मांगे। बहुत अच्छा वाक्य आपने बताया। अच्छा, कभी ऐसा आपको लगता होगा कि आपके ये जो दोस्त हैं जितना ख्याल रखते हैं, आपकी रियल फैमिली यही है? क्योंकि जैसा कि मैंने पढ़ा और जितना मैं जान पाया आपके बारे में, क्योंकि आपके पिता हरियाणा में मजदूरी करते थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और आपने लिखा है कि मतलब कि लोग जो कहानियों में सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं कि एक गरीब लड़का और माने उस खेतों में खेलना और बकरियों के साथ और उस अपने दरवाजे पे खेलना और उस मट्टियों के साथ खेलना, खेतों में खेलना और इन सब चीजों के साथ पलते बढ़ते हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत आर्थिक तौर पे बहुत अच्छे नहीं थे, तो इस कभी आपको कई परिवार वाले आपसे चर्चा करते हुए कि आखिर उन्होंने कभी पूछा भी होगा या फिर कभी आप उनसे चर्चा करते थे कि कौन आपकी मदद करता है, कैसे
मुंबई में आप रहते हो, परिवार वालों की चिंता होती थी आपके बारे में? परिवार वालों से ज्यादा परिवार की चिंता मुझे रहती थी। मैं तभी भी उसमें मैनेज करके घर भी भेजता था जब मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था। तो वहां पे जो जरूरतें थी मैं अपने दोस्तों से लेके अपने घर की भी मदद करता था। तो मतलब ये है कि आपके दोस्त इतने अच्छे थे, मैंने कहते हैं ना कि दोस्त बनाना आप खुद चुनते हैं कि दोस्त आपके कैसे होंगे, तो आपने दोस्त इतने अच्छे बनाए कि वो आपका भी ख्याल रखते थे और आप इस तरीके से चीजों को मैनेज करते थे कि आपके घर वालों की जो जिम्मेवारियां थी उसको भी आप अच्छे से मैनेज कर लेते। जी। अच्छा, थोड़े बहुत जानकारी और चूंकि जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में, आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में, वर्तमान जो है वो जिंदगी के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ आप बता सके अपने परिवार के बारे में। उसमें तो क्या बताएं, मतलब सभी हैं, बड़ा परिवार है हमारा। तो हम 4 भाई हैं और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। और जिसमें बड़े भाई साहब का इंतकाल हो गया, तो फिर उनके 3 बच्चे हैं, उनकी वाइफ यानी हमारी भाभी, और हमसे जो बड़े हैं उनकी 2 बेटियां, और तो माता पिता सारे लोग हैं। बड़ा अच्छा, सभी मतलब संयुक्त परिवार है आपका, बड़ा परिवार है, आप लोग सब लोग हैं। तो हाँ, मैं टूटने ही नहीं देना, टूटेगा ही नहीं, एक्चुअली संयुक्त ही रहेगा, क्योंकि घर का गार्जियन ही मैं। जी। तो मेरे 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 ही हिसाब से चीजें चलती हैं घर की। नहीं, बहुत बहुत शानदार। और आपकी सफलता से माने परिवार वालों को मालूम है कि कितनी बड़ी सफलता है? कभी बैठ के चर्चा हुई, सेलिब्रेट किया आपने इस सफलता के बाद? हाँ, कल ही भाभी का फोन आया, तो उन्होंने बताया कि आपका गाना सुन रहे हैं बम्बई में, क्या बात। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी को ये रैप भेजा नहीं, ये गाना किसी को नहीं भेजा। हर बार मैं भेजता था कि मेरा गाना आ गया, मेरा गाना आ गया। बट जिस तरह से बस मार्केट में क्रिएट हुआ, मैं देखना चाहता था कि कैसे रिस्पांस आता है उधर से। तो मैंने किसी को नहीं बोला, उधर से सबके रिस्पांस आया। और मैं बहुत खुश हूँ कि सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत अच्छा लिखा है, अनुप बिरथरे IPS है अभी, और उन्होंने ट्वीट किया, आपने अगर पढ़ा होगा तो। और तमाम लोग हैं जो जिन लोगों ने, अमित राजन राय ARTO है वो गाजियाबाद में, क्लासमेट ही है वो अनुप भी, तो उन्होंने भी एक पोस्ट लिखी अच्छी। तो तमाम लोग हैं, प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने भी लिखा है, और अब सब लोग लिख रहे हैं, मेरे जितने साथी हैं, दोस्त हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। तो मैं यही देखना चाहता था कि सबकी तरफ से आए। मतलब मैं पास तब हो गया जब मेरी भाभी का फोन आया कि मैंने जो है काम कर दिया, क्योंकि वो मैं सोचता था पता नहीं कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। मैं इंतजार कर रहा था, कल ही फोन आया कि गाना सुन रहे हैं आपका बम्बई में काबा सुन रहे हैं, और सब लोग सुन रहे, गांव में लोग बजा रहे हैं खूब गाने को उधर मोबाइल में और साउंड बॉक्स में लगा के। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आज तक बिहार यूपी की बात करें तो ज्यादातर उनको सरकारी नौकरी और लाल बत्ती ये ज्यादा इनको समझ में आती है, कलर की नौकरी, मास्टर की नौकरी ये ज्यादा समझ में आती है, डॉक्टर इंजीनियर समझ में आता है। लेकिन जो आप कर रहे थे वो अपने आप में आपके परिवार, आपके गांव, और समझिए कि एक बहुत बड़े इलाके के लिए बिल्कुल नई बात थी वो। तो वो रिस्पॉन्स मिलना और आप उनका भाभी का फोन आना आपके लिए वो ऑस्कर अवार्ड विनिंग जैसा रहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं जो है घर से जब फोन आया तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। वाकई आप जो अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो अवार्ड की तरह से ही है वो मेरे लिए। और उसके बाद कई जगहों से, मतलब आज ही हरियाणा से मेरी एक क्लासमेट है हरियाणा की, तो उसका बार बार सुबह फोन आ रहा था, तो मैंने फोन नहीं रिसीव कर पा रहा था, ज्यादा बिजी आ रहा था। तो उसने मैसेज किया, तुम्हारा गाना सुन रही हूँ, फोन पे बात करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि मैंने मैसेज किया, तुम्हें कहाँ से गाना मिला? कहा कि किसी ने गुजरात से उसे भेजा है, उसके रिलेटिव ने।
तो हरियाणा में की लड़की को किसी गुजरात वाले ने भेजा है ये रैप, तो ये कमाल है। और एक और अच्छा लगा मुझे कि मैं पुणे से एक नर्स का फोन आया, वो बताया उन्होंने कि मैं नर्स हूँ यहाँ के हॉस्पिटल में, और आपका रैप सुन रही हूँ, और आपका नंबर मैंने ढूंढा है, कहीं से आपसे बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपको कैसे समझ में आ रहा कि वो अंग्रेजी पढ़ के मैं समझ रही हूँ उसको, और ये तो बहुत ही हमारे यहाँ हिट हो गया है, मशहूर हो गया है पुणे में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे वो आपको याद हो कोलावरी जो गाना था, लोग माने उत्तर भारत के लोग वो साउथ नहीं समझ रहे थे, लेकिन बीट्स और जो धुन है और वो जो उनकी जो कला की जो खूबसूरती है कि वो भाषाई जो आपको कहें कि भले ही आप उसको ना समझ पाए, लेकिन फिर भी आपको जो चीज कई बार चीज अच्छी लगती है, वैसे ही इस गाने के साथ हो गया है कि ये क्षेत्रीय जो बाधाएं हैं या फिर भाषाई जो बाध्यता है, उसको इस बाउंड्री को उसने तोड़ दिया है इस गाना रैप ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस रैप ने तोड़ा है इस बात को कि मतलब मेरा जो रूममेट था एक विजय मित्तई मणिपुर से, उसने फोन किया, उसने गाना को शेयर किया है, और उसने किया तमाम वो लोग हैं जो हिंदी भी नहीं बोलते, ये वो लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते, और वो भोजपुरी को ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, शेयर किया है। और शंकरसन ठाकुर का नाम लेना जरूरी है, जिन्होंने इतनी मेरी भाषा की रूह को, उन्होंने मेरे प्रतीकों और बिंबों की रूह को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। साथ में अनुराग साइकिया म्यूजिक डायरेक्टर के हम शुक्रगुजार हैं। मनोज बाजपेयी सर होने की वजह से ही मैंने उनसे कहा कि सर आपकी वजह से ये दूर तक ये बात हमारी पहुंच गई, नहीं तो हम बात तो अच्छी करते ही थे सभी पोइट्री में, ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी वजह से हाँ बात दूर तक पहुंची है, बिल्कुल जी। और एक बात ये डॉक्टर सागर की, अब बॉलीवुड में हम आपके गाने कब सुन पाएंगे, और वो अच्छी गाने जो अब आपका जो इंतजार, तो जाहिर सी बात है आपने वो ब्रेक थ्रू आपको मिल गया, अब बॉलीवुड में कोई माने कब तक हम सुन पाएंगे, या कुछ गाने आपने लिख रखे हैं और सिर्फ आपको वो इंतजार है कि किसी को सुनाना है और आप इसी तरीके से धूम मचा देंगे आपको? कई सारी फिल्में आने को हैं, गाने, एक तो संजय मिश्रा की है डेथ ऑन संडे है, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा गाना लिखा है जी, निर्गुण टाइप का, तो वो बहुत मजा आएगा, उसको मैंने बहुत नया बनाया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जो पैसों के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी लिख लेता था और जैसे तैसे लिख के दे दिया कि वहां से हो जाएगा, अभी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा समझदारी के साथ। और जिनके लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए लिखूंगा, कुछ उन्होंने छोटे अमाउंट दिए थे, अभी वो फोन कर रहे हैं सर हमको थोड़ी जल्दी है, हमको थोड़ा जल्दी चाहिए पोएट्री, तो मैं बोलता है रुक जाइए, अभी थोड़ा इंटरव्यू चल रहा है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं लिखता हूँ, आपके लिए लिखता हूँ, और उसी बजट में लिखूंगा जितना आपने दिया है, तो आप परेशान ना हो। आप अपनी फीस जो है वो नए लोग के लिए बढ़ाएंगे, जो पुराने लोग का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है वो उसी फीस में काम करेंगे आप? जी 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 बिल्कुल जी। डॉक्टर सागर, आप कुछ द इंडिया प्लस न्यूज के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए, सेम गाना? मैं माइग्रेंट्स पे ही मैंने एक लिखा था भोजपुरी, इसके ठीक पहले 20 दिन पहले, 1 महीना पहले जी, लेकिन वो उस ढंग से वो वर्क नहीं कर पाया वो गाना, मैं वो गुनगुनाना चाहता हूँ, देखता हूँ शायद मुखड़ा ही याद हो जी, और इसी पे अपनी बात को खत्म की जाएगी जी। वो जो लोग, एक संजय मासूम सर जो है हमारे, संजय मासूम डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया, वो तो बड़े स्क्रिप्ट राइटर है, इंडस्ट्री के डायलॉग राइटर हैं बहुत बड़े, तो उनकी फिल्म के लिए मैंने लिखा था गाना की कैसे आई फेरू यह नगरिया हो, डगरिया मसान हो गई, कैसे आई फेरू यह नगरिया हो,
डगरिया मसान हो गई, खुनवा पसीना ई जिनगिया हो, कौड़ी के दाम हो गई, खुनवा पसीना ई जिनगिया हो, कौड़ी के दाम हो गई। ये इतने ही याद है, मुखड़ा ही याद है। बहुत बढ़िया डॉक्टर सागर, आप यूं ही लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी के चाहने वाले हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चाहने वाले हैं, तमाम आप दोनों भोजपुरी और हिंदी में बैलेंस बनाते हुए एक से एक नए गाने लिखें और जो सदियों तक गुनगुनाए जाने वाले गाने हों, और आप यूं ही दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। आपके फैंस की जो है वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपके फेसबुक पेज भी मैंने देखा कि आप फुल हो गए हैं, आप नए जगह नए पेज पर जो है आप उनको जो जाना पड़ रहा है लाइक करने के लिए, तो आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी खासी बन गई है। ये सफलता जो है आप यूं ही इसको कायम करके रखें, और चूंकि जमीन से जुड़े हुए आप खुद हैं और आप यूपी के एक छोटे से गांव से आप आते हैं, वहां से लेकर के मुंबई की जर्नी वो वाकई जो है अपने आप में तमाम युवाओं के लिए और ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो छोटे छोटे सपने बुनते हैं और जो उस सपने को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं। और जाहिर सी बात है, इस गाने ने जो है उस मिथ्या को भी तोड़ा है कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता ही बची हुई है, बल्कि हर भाषा अपने आप में सुंदर होती है, और आपने ये साबित किया है। और मुझे लगता है कि आने वाला भोजपुरी और बहुत सारे जो इस भाषा से अच्छी चीजें सुनने और देखना चाहते हैं, वो आप उसमें एक मील का पत्थर जरूर आपने साबित हुए हैं। आपने कंकर फेंक दिया है और हलचल भी शुरू हो गई है। आप मेरे इस द इंडिया प्लस न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। आप कुछ द इंडिया प्लस न्यूज के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे और कुछ अपील करना चाहेंगे? पंकज जी, आपके इस चैनल में आके मुझे बेहद खुशी है। आपने मुझे अपने चैनल में जगह दी और मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो आपके सवालों से मैं बहुत खुश हूँ। आपने जिस तरह से सवाल किए वो बड़े गुदगुदाने वाले थे और बड़े लॉजिकल थे, तो मैं बहुत चाहूंगा दर्शक कि आपके चैनल से जुड़े, और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया डॉक्टर सागर। आप ऐसे यूं ही आगे भी हमें हमारे द इंडिया प्लस न्यूज के लिए समय निकालते रहेंगे और हम यूं ही आपके जो अलग अलग जर्नी होगी उस पर बात करते रहेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। नमस्कार, थैंक यू। और यूं ही जो है आप जो है सफलता की सीढ़ियों को आप जरूर नई नई जो है ऊंचाइयों को छूते रहे। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।